नमस्कार साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2026 के संदर्भ में आज के करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। संपदा 2.0 को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से आज सम्मानित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश के संपदा 2.0 को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हमें यह समझना चाहिए कि संपदा 2.0 क्या है। साथियों, अगर किसी भी शब्द के आगे 2.0 लग जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह किसी पुराने संस्करण का अपडेट वर्जन होगा। जैसे उदाहरण के लिए रोबोट फिल्म है, तो रोबोट फिल्म के आगे अगले वर्जन को या उसके अगले पार्ट को जो है वो 2.0 कहा गया। तो इसी तरह से भारत सरकार का संपदा पोर्टल है जो दस्तावेजों का ई पंजीयन करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा दस्तावेजों का, कागजों का ई पंजीयन करवाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा को और बेहतर बनाने के लिए संपदा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया था। इसका जो कार्य है वह दस्तावेज का ई पंजीयन करने की पेपरलेस व्यवस्था का निर्माण करना, यानी कि आपके जितने भी रजिस्ट्री से संबंधित कार्य होते हैं या जितने आपके आवासीय कार्य होते हैं, उन कार्यों को, कागजों को आप अब किसी ऑफिस में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है या आपको किसी कार्यालय में जाकर साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप 2.0 संपदा पोर्टल पर जाइए और वहां जाकर आप इसे ई पंजीयन करके स्वयं ही जो है वह अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो इस तरह से इस दस्तावेज को ई पेपरलेस व्यवस्था का रूप देने का काम जो है वह संपदा 2.0 करता है। और आज मध्य प्रदेश के इस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ 22 से 23 सितंबर को संपदा 2.0 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी कि 2.0 को जहां एक और स्कॉच अवार्ड दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी 22 से 23 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। तो यह हमें याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमपीपीएससी के लिए। अगला हमारा करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति का जंगल जबलपुर में बनाया जा रहा है। यह काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, एमपीपीएससी ऐसे प्रश्नों को पूछता है। मध्य प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति का जंगल। अब यह मियावाकी पद्धति होती क्या है, पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि किस पद्धति को मियावाकी पद्धति कहा जाता है। तो एमपीपीएससी में आपसे यहां प्रश्न बन सकता है कि मियावाकी पद्धति जो है वह किससे जुड़ी हुई है। तो आंसर हमारा होना चाहिए मियावाकी पद्धति जो है वह वनों के संरक्षण से जुड़ी हुई है या जंगलों के निर्माण से जुड़ी हुई है। दूसरा प्रश्न एमपीपीएससी आपसे यह पूछ सकता है कि यह पद्धति किस देश से ली गई है। तो मियावाकी पद्धति जो है वह जापान से ली गई है। जापान से इस पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति को मियावाकी पद्धति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मियावाकी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इस पद्धति का आविष्कार किया गया था, इसलिए इसे मियावाकी पद्धति कहा जाता है। क्या होता है इसमें? तो मियावाकी पद्धति जो होती है उस पद्धति के अंदर प्रत्येक 1 वर्ग मीटर में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। यानी कि वह पद्धति जिसमें गहरे खड्डों का निर्माण किया जाता है, गहरा खड्डा खोदा जाता है और 1 वर्ग मीटर के अंदर 3 विविध अलग अलग प्रकार के पौधों को रोपण किया जाता है, उनको उगाया जाता है और जैव विविधता का यहाँ पर एक बेहतर परिणाम निकल कर आता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं और साथ ही साथ ये पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला भी प्रयास होता है। तो 1 वर्ग मीटर में 3 अलग अलग प्रकार की जैव विविधता वाले पौधों को उगाने की जो पद्धति है, इसे मियावाकी पद्धति कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सगड़ा झपड़ी गांव में जो है वह इस पद्धति का पहला उपवन स्थापित किया गया है, जिसका नाम होगा नमो उपवन। इसे नमो उपवन नाम दिया गया है, जो जैव विविधता को बढ़ावा देगा। तो एमपीपीएससी के लिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति का जंगल कहां स्थापित किया गया है। तो आंसर हमारा जबलपुर होना चाहिए। यह मां शब्द का आकार लेगा, यानी कि यह जो जंगल बनेगा
इस जंगल का जो आकार होगा वह मां के आकार का होगा, यानी कि यह एक मां की तस्वीर प्रस्तुत करेगा यह जंगल। इसका नाम नमो उपवन रखा गया है। यह जापान की परंपरा है, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। 1 वर्ग मीटर में 3 अलग अलग प्रकार की जैव विविधता वाले वृक्षों को उगाना ही इसका उद्देश्य होता है। तो काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तीसरा हमारा जो करंट अफेयर्स है यह मुरैना से है, और यह मध्य प्रदेश को देश में एकमात्र राज्य के रूप में स्थापित करता है। देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना। साथियों, सोलर परियोजना तो बहुत सारी है देश में, परंतु मध्य प्रदेश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का भी लाभ प्राप्त कर रहा है। अब यह क्या है? यह परियोजना मुरैना जिले में स्थापित की गई है। इस परियोजना का लाभ यह होगा कि इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार ने 220 मेगावाट की 2 यूनिट को स्थापित किया है। 220 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर स्थापित हुई है, यानी कि 440 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन सोलर के माध्यम से यहां पर किया जाएगा। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत यह होगी कि यह सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने का भी कार्य करेगी। इसके द्वारा सोलर एनर्जी को स्टोरेज किया जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। यह 3 चरणों में काम करेगी। 3 चरण होंगे इसके। पहला चरण, वास्तविक समय पर सौर ऊर्जा 220 मेगावाट तक का विद्युत का उत्पादन करेगी, यानी कि जब सूर्य वास्तविक समय पर उदित रहा और हो रहा होगा, जो सुपर समय होगा सूर्य का, तो उस समय 220 मेगावाट तक का विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा चरण, शाम के पीक आवर्स में 2 घंटे बैटरी में संचित सौर ऊर्जा के द्वारा जो है वह यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तीसरा जो चरण होगा, सुबह के पीक आवर्स में 2 घंटे विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, जो रात्रि में ग्रिड के द्वारा बैटरी चार्ज की गई है, उस चार्ज की गई बैटरी के माध्यम से 2 घंटे यह सुबह चलेगा, और शाम के समय भी जब सूर्य अस्त होने का समय आता है तो शाम के समय भी 2 घंटे की यह विद्युत का उत्पादन करेगा। इस तरह से यह 440 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखने वाला मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का भी एकमात्र सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना कहा जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुरैना में यह स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में इसको जो है वह लागू किया गया है, और यह सस्ता भी है और पर्यावरण हितैषी भी है। यहां से जो बिजली बनेगी वह 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से यहां पर बिजली को जो है वह बनाया जाएगा, यानी कि 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली का भी यहां पर उत्पादन होगा। तो इस तरह से हमें यह एमपीपीएससी के लिए याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो आंसर हमारा मुरैना होना चाहिए। तीसरा हमारा काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आयुष विभाग को ई मॉनिटरिंग सिस्टम और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। 2 परियोजनाओं को स्कॉच अवार्ड अभी तक दिया गया है आज मध्य प्रदेश में। पहला हमने 2.0 देखा है, और दूसरा आयुष विभाग, मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को भी आज स्कॉच सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस आयुष क्या होता है, पहले हमें इसको समझना चाहिए कि आयुष किसे कहा जाता है। साथियों, आयुष जो है वह भारत सरकार की चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों को मिश्रित करके बनाई गई एक नई चिकित्सा प्रणाली है, जहां पर ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का अर्थ यहां पर होता है योगा, यू का मतलब यहां पर होता है यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब यहां पर होता है सिद्धा चिकित्सा, और साथ ही एच का अर्थ होगा यहां पर होम्योपैथी। तो इस तरह से आयुष प्रणाली कार्य करती है। इन चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाता है, आयुर्वेद को, योगा को, यूनानी को, सिद्धा को और होम्योपैथी को। एमपीपीएससी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था लास्ट ईयर। तो आयुष विभाग ने जो है वह आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए ई मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ ही साथ नागरिकों को बेहतर डिजिटली सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह निकल कर आया
कि मध्य प्रदेश में एक समय आयुष सेवाएं प्राप्त करने वाले ग्राहक जो थे वह प्रति माह 8 लाख की संख्या में आते थे, परंतु इस आयुष विभाग के द्वारा डिजिटली रूप से ग्राहकों को इस तरह से जोड़ा गया कि अब प्रति माह 22 लाख ग्राहक आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जुड़ते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के 2250 आयुष संस्थानों को यह मॉनिटरिंग करता है, आयुष विभाग इसके द्वारा जो है वह इनका नियंत्रण किया जाता है। तो प्रदेश में 2250 आयुष संस्थान है जिनको यह मैनेज करता है डिजिटली रूप से। साथ ही साथ ओपीडी की संख्या, यानी कि वे मरीज जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे मरीजों को ओपीडी कहा जाता है। तो प्रदेश में इनकी संख्या भी 8 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई है आयुष विभाग के अंतर्गत, क्योंकि आयुष मंत्रालय का आयुष विभाग बेहतर रूप से डिजिटली प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। तो यही कारण है कि प्रदेश के आयुष विभाग को आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर संगठन प्रबंधन के लिए और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतर लाभ लेने के लिए इसको सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमें यह याद रखना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश पुलिस को निधन के पश्चात 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा यह ऐलान किया गया कि मध्य प्रदेश में जिस भी पुलिसकर्मी का निधन होता है तो उसे 5 लाख रुपए जो है वह सद्भावना राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। 5 लाख रुपए की सद्भावना राशि जो है वह मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा पुलिस कर्मी के निधन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि यह पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, यह पहले 1 लाख रुपए था, परंतु इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर आज 5 लाख रुपए कर दिया है। अब 5 लाख रुपए पुलिसकर्मी के निधन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस वालों की तनख्वाह में से हर महीने 100 रुपए जो है वो काटे जाएंगे, प्रत्येक माह 100 रुपए जो है वह काटे जाएंगे। इस तरह से 12 महीने में 1200 रुपए अतिरिक्त रूप से काटे जाएंगे, ताकि पुलिस वालों को बेहतर से बेहतर शैक्षणिक और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सके, उनके लिए बेहतर प्रबंध किया जा सके। तो इस तरह से 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण देते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए का सद्भावना राशि भी देती है। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, गुना बना है गुलाबों का शहर। गुना गुलाबों के शहर के रूप में आज से जाना जाना चाहिए। गुना शहर को या गुना जिले को पॉली हाउस तकनीक से गुलाबों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि आज स्कॉच पुरस्कार दिए गए हैं। आपका जो गुना जिला है यह पॉली गुलाब का उत्पादन करने के लिए ऐतिहासिक रूप से नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुना जिले में पॉली हाउस तकनीक से गुलाबों का उत्पादन किया जा रहा है। अब ये पॉली हाउस तकनीक क्या होती है? पॉली हाउस तकनीक उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें गुलाबों का उत्पादन एक पॉलीथीन के अंदर किया जाता है, और इस तकनीक से जब गुलाबों का उत्पादन किया जाता है तो वो बेहतर तापमान में गुलाबों का उत्पादन होता है। साथ ही साथ वो पर्यावरण के जो नुकसान होते हैं या उस गुलाब को नुकसान पहुंचाने वाली जो जलवायु, इसे आप कह सकते हैं, तो इस तरह से तापमान हुई या आर्द्रता हुआ या अनावश्यक मौसम का प्रकोप हुआ, इससे इन गुलाबों को बचाने का काम करता है। तो पॉली हाउस तकनीक से ऐसे गुलाबों का जो है वह गुना में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, जिसे एक बड़े पॉलीथीन के हाउस के अंदर गुलाबों का उत्पादन किया जाता है। गुना के कलेक्टर महोदय को यह सम्मान दिया गया है, स्कॉच पुरस्कार, पॉली हाउस तकनीक के माध्यम से गुलाबों के उत्पादन के कारण। तो एमपीपीएससी में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस जिले को पॉली हाउस तकनीक के माध्यम से गुलाब के उत्पादन के कारण स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हमारा गुना होना चाहिए। यह आज ही यह पुरस्कार दिया गया है, 20 तारीख को यह पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ गुना ने एक और लक्ष्य रखा है कि वह भविष्य में
500 एकड़ तक के पॉली हाउस के माध्यम से गुलाबों का उत्पादन करेगा। यानी कि गुना ने 500 एकड़ क्षेत्र में इस प्रकार के पॉली हाउस के माध्यम से गुलाबों का उत्पादन करने का भी एक लक्ष्य रखा है। तो हमें यह करंट अफेयर्स याद रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा वन्य प्राणी सप्ताह। मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब यह वन्य प्राणी सप्ताह कार्यक्रम जो है वह क्या उद्देश्य लेकर आया है? तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना, जैव विविधता के प्रति लोगों को सतर्क करना, पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों और जीवों के प्रति दया का भाव रखने के लिए प्रेरित करना। तो यहां पर याद रखना है हमें 1 से 7 अक्टूबर का समय है जहां पर मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आंसर हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। यह भोपाल में स्थित है। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, बीसीसीआई ने अमय खुरासिया को शेष भारत टीम का कोच नियुक्त किया है। अब यह हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि अमय खुरासिया को बीसीसीआई के द्वारा शेष भारत का क्रिकेट का कोच बनाया है। क्योंकि यह मध्य प्रदेश से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अमय खुरासिया जो है वह मध्य प्रदेश में इंदौर में पैदा हुए हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला है। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। तो बीसीसीआई के द्वारा इन्हें भारत में शेष भारत क्रिकेट एक टीम है, तो शेष भारत क्रिकेट टीम का कोच इनको बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। इनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो इंदौर में इनका जन्म हुआ है। यह 1999 को श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे में डेब्यू करते हैं। चूंकि एमपीपीएससी में यह प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो एमपीपीएससी में इस क्रिकेटर के बारे में 2-3 बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो हमें यह नाम याद रखना चाहिए कि श्रेष्ठ भारत का इन्हें कोच बनाया है। इंदौर में इनका जन्म हुआ है, डेब्यू इनका 1999 में श्रीलंका के विरुद्ध हुआ है और साथ ही साथ यह वर्ल्ड विश्व कप भी खेल चुके थे। साथ ही साथ यह रणजी और प्रथम श्रेणी के मैचों में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, भारत के संदर्भ में है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आज भारतीय सिनेमा के महान कलाकार मोहनलाल को, जो कि केरल से आते हैं, जिन्हें केरल सिनेमा का महानायक कहा जाता है, दक्षिण भारत में मलयालम सिनेमा के यह महानायक के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो ये डिजर्व भी करते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है तो वो उस पुरस्कार की भी शोभा बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं, इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे थे और काफी महान कलाकार हैं। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से ये आज के हमारे मध्य प्रदेश के आज की तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो मध्य प्रदेश सरकार के एमपीपीएससी के संदर्भ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगले करंट अफेयर्स हम कल इसी समय पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे एमपीपीएससी के लिए। धन्यवाद।